ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि वो ना तो चल रहा हो ना ही घूम रहा हो, एक ही जगह पे सिचुएटेड हो, तो फिर उस पे लगा हुआ नेट टॉर्क यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स ये जीरो होता है अबाउट एनी पॉइंट। अब यहां पर अबाउट एनी पॉइंट का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? क्या वो पॉइंट बॉडी में ही, जिस बॉडी के बारे में हम बात कर रहे हैं जो ना चल रहा ना घूम रहा है, उस बॉडी में ही कहीं पर सिचुएटेड होना होगा, या फिर पॉइंट यहां भी हो सकता है, 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 बॉडी के बाहर पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि अबाउट एनी पॉइंट का एग्जैक्ट मतलब क्या है। देखिए, जब हम लोग पढ़ते हैं खासकर 11वीं 12वीं में, तो होता यह है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को अपने फेस वैल्यू में ले लेते हैं। किताबों में लिखा हुआ है, टीचर ने कहा तो सही ही होगा। ऑल दो बहुत सारे एक्सप्लेनेशन किताबों में रहता है, टीचर भी देते हैं, लेकिन हम लोग जस्ट उसे उस स्टेटमेंट को फेस वैल्यू में ले लेते हैं या फिर उसके तह तक नहीं जाते हैं। इससे होता क्या है कि आगे जब हम बढ़ते हैं, अपने अंडर ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंच जाते हैं, तब बहुत सारी चीज़ें समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पर हमें डीपर लेवल पे जाके चीज़ों को प्रूव करना होता है, चीज़ों को समझना होता है। तो आज का जो मुद्दा है, आज का मुद्दा भी कुछ ऐसा ही मुद्दा है जिसे हम लोग नॉर्मली 11th-12th लेवल पे फेस वैल्यू पे ले लेते हैं इसे। और फेस वैल्यू में लेने का एक दिक्कत ये भी है कि इसका प्रॉपर एप्लीकेशन हम लोग सही जगह पे सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। जब आप इसका डेरिवेशन पूरी तरह से देख लेंगे, प्रूफ पूरी तरह से देख लेंगे, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा देख लेंगे, तो आप एग्जैक्टली समझ जाएंगे कि नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो जब बॉडी इस तरह के रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो, तब किस सिचुएशन में हम इस कंडीशन को लगा सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये वो बॉडी है, ये ब्लू कलर से जो आपको बॉडी दिख रहा है, एक रॉड मान ले, ये एक बॉडी है। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां पर है, तो mg फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है। लेट अस से हम उस फोर्स को नाम देंगे, बाद में नाम देंगे। अब क्या है, देखें, यहां पर एक धागा बंधा हुआ है जो कि सीलिंग से जाके बंधा हुआ है, दूसरा धागा यहां से सीलिंग से बंधा हुआ है, यानी इस बॉडी पे 3 पॉइंट्स पे 3 फोर्स एक्ट हो रहा है। आप पूरे के पूरे mg फोर्स को यहाँ कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, सेंटर ऑफ मास में आप मान सकते हैं इस पॉइंट से वो फोर्स एक्ट कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ पर एक टेंशन फोर्स क्रिएट होगा जो कि रॉड को इस तरह से पुल करके रखेगा, यहाँ पर भी एक टेंशन फोर्स रॉड को पुल करके रखेगा। तो उन दो फोर्सेस को मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ। लेट अस से दिस इज फोर्स F1, और इस mg फोर्स को मैं F2 नाम दे दूँ, और इस फोर्स को, इस टेंशन फोर्स को मैं F3 नाम दे देता हूं। एज वेक्टर रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलिए, एज वेक्टर हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब बॉडी अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, यानी कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा। बॉडी ट्रांसलेशनली किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, यानी इमीडिएटली हम ये कह सकते हैं कि तीनों फोर्सेस का समेशन, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ओवर आई फॉर ऑल आईज, एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ही यही है कि I1 में एफ आई का वैल्यू F1 होगा, उसके साथ आई का वैल्यू 2, इस समय F2 हो जाएगा ये, उसके साथ F3, इन तीनों को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको 0 मिलना चाहिए। मोर टेक्निकली कहें तो हमें यहाँ पर इसे नल वेक्टर कहना चाहिए। खैर, उसमें इस लेवल पे इससे कोई खास दिक्कत होती नहीं है, हम लोग 0 कह देते हैं, बिकॉज ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तीनों का समेशन जो है ये वेक्टर होता है। सो यहाँ पर 0 को हम नल वेक्टर के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा टेक्निकली ऐसा कहना चाहिए, लेकिन नॉर्मली हम लोग ऐसा कह देते हैं, इसमें कोई बुराई है नहीं। सो ये कंडीशन जो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है, और ये कंडीशन फुलफिल होना मैंडेटरी है। इस कंडीशन में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, पहले ये कंडीशन हम लोग चेक करते हैं।
अब आते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्यों होगा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम इसीलिए होगा क्योंकि इस पे नेट टॉर्क जीरो लगेगा, तभी जाके ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आएगा। खैर, हमें दिखता है ऐसे सिचुएशन में, हमें दिखता है कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। अब जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो इसे हमने नाम दिया था F3 और इसे हमने नाम दिया था F2। जब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो हमारे लिए ये अज्यूम करना तो बड़ा आसान है कि टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट या फिर टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट या फिर टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इज जीरो। और जब सिचुएशन अराइज होता है हम इजीली कैलकुलेट करके ये पता भी लगा सकते हैं कि टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इज जीरो। ऐसा सिचुएशन आपने बहुत बार हैंडल किया होगा। आप सिंपल जियोमेट्री यूज़ करते हैं, वेक्टर का रूल यूज़ करते हैं, उसे कंपोनेंट्स में शायद तोड़ लेते हैं या नहीं तोड़ते हैं, आप आसानी से ये समझ जाते हैं कि हाँ होना चाहिए कि टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इज जीरो, टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इज जीरो एंड टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इज जीरो। लेकिन व्हाट अबाउट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट या फिर टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, क्या वो भी जीरो होगा? चलिए देख लेते हैं जीरो होगा या नहीं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, जो कि हमारे लिए ज़्यादा इंट्यूटिव है, वो जीरो होगा। ये तो कंफर्म है, आपने बहुत बार यूज़ किया होगा, इसे मैं प्रमाण नहीं करूँगा यहाँ पर। यह आपने काफ़ी बार यूज़ किया है प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। सो ये अज्यूम करके चलता हूँ कि आप इसका प्रमाण जानते हैं, प्रूफ जानते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और पॉइंट को बाहर ले जाएंगे और देखते हैं क्या होगा। सो यहाँ इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा। सो टॉर्क जीरो, इसीलिए तो घूम नहीं रहा, टॉर्क जीरो होगा। यानी कि हम अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देते हैं, इस वाले पॉइंट को, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट के अबाउट, लेट अस से दिस पॉइंट इज O, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट के अबाउट, लेट अस से दैट पोजीशन वेक्टर इज R1 वेक्टर, और सिमिलरली इस पॉइंट को भी जोड़ देते हैं यहाँ से, एंड लेट अस से कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट अबाउट दिस ओरिजिन एंड दैट इज R3। और यहाँ पर मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, ये F2 वेक्टर इसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो इसी पॉइंट से इसी पॉइंट तक एक वेक्टर, मैं जनरल केस बनाने के लिए यहाँ पर भी एक वेक्टर बना देता हूँ कि इसी पॉइंट से इसी पॉइंट तक एक वेक्टर है, एग्जिस्ट कर रहा है, विच इज़ R2 वेक्टर, टू मेक इट जनरलाइज। क्योंकि पॉइंट यहाँ ना हो के यहाँ भी तो हो सकता था, आप वहाँ भी कहते नहीं टॉर्क तो जीरो होगा, यहाँ पर भी, तो वो पॉइंट अगर यहाँ होता तो R2 नॉन नल वेक्टर होता, वो एग्जिस्ट करता, जीरो नहीं होता, जीरो वेक्टर नहीं होता। सो इसीलिए यहाँ पर भी मैंने अज्यूम किया एक वेक्टर है, विच इज़ ऑब्वियसली इन दिस केस दैट इज़ अ नल वेक्टर, जीरो होगा उसका लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से हम इमीडिएटली क्या कह सकते हैं कि नेट टॉर्क जीरो होगा। नेट टॉर्क अगर जीरो होगा यानी कि हम इसे ऐसे कहेंगे, R1 वेक्टर क्रॉस्ड विद F1 वेक्टर, ये एक वेक्टर हो गया, टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स, टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स अबाउट दिस पॉइंट। फिर R2 वेक्टर क्रॉस्ड विद F2, ये इस फोर्स के कारण बना हुआ टॉर्क होगा, जो कि ऑब्वियसली इस फिगर के हिसाब से जीरो होगा इन दिस केस। लेकिन पॉइंट्स अगर कंसिडरेबल पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट अगर यहाँ पर होता तो R2 जीरो नहीं होता, इसीलिए इसे जनरलाइज करने के लिए R2 को एग्जिस्ट करवाया गया। एंड उस फोर्स के कारण टॉर्क R3 क्रॉस्ड विद F3, ये हो गया टोटल टॉर्क या टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, एंड दैट शुड बी जीरो या जीरो वेक्टर, मोर टेक्निकली का है तो आप वेक्टर साइन लगा सकते हैं वहाँ पर, वो नल वेक्टर हो जाता है। इसी चीज़ को आप ऐसे भी रिप्रेजेंटेड देखेंगे, समेशन ओवर ऑल आईज Ri क्रॉस्ड विद Fi इज इक्वल टू जीरो। इस केस में हम कहेंगे I इज इक्वल टू 1 से लेके 3 तक, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जब बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं तब बहुत सारे पार्टिकल्स पे लगे हुए बहुत सारे फोर्सेस, उसके कारण टॉर्क हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर सिंपली I लिख देते हैं, I इज फॉर ऑल द फोर्सेस। ओके, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, दैट इज इक्वल टू जीरो। ये बड़ा सिंपल है, ये हम काफ़ी बार प्रमाण कर चुके हैं, प्रमाण इसका देख चुके हैं, हमने एप्लीकेशन भी किया है इसका, प्रॉब्लम सॉल्व किया है हम लोगों ने इससे,
अब देखिए रेफरेंस पॉइंट को मैं अगर बाहर ले जाता हूं, क्या नेट फोर्स, नेट टॉर्क जीरो होगा? रेफरेंस पॉइंट को मैं ले गया यहां पर, लेट अस से दैट रेफरेंस पॉइंट इज ओ डैश। रेफरेंस पॉइंट यहां था, अब यहां पर हो गया। रेफरेंस पॉइंट को मैंने कितना शिफ्ट किया? रेफरेंस पॉइंट को मैंने यहां मूव किया, यहां से यहां मूव किया। लेट अस से अभी नया रेफरेंस पॉइंट जो है पुराने रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आर वेक्टर दूर है। मतलब इसका पोजीशन वेक्टर, रेडियस वेक्टर, कुछ भी कह ले, इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट इज आर वेक्टर। अब इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट के अबाउट हमें टोटल टॉर्क देखना है तो हमें क्या करना होगा? हमें देखना होगा इस पॉइंट के अबाउट ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है, पॉइंट ऑफ एक्ट जो इसका है, ये कितना डिस्टेंस दूर है, या फिर इसका पोजीशन वेक्टर इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, और इसका पोजीशन वेक्टर इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये देखना है हमें। ठीक है, सबसे पहले आते हैं इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा विथ रिस्पेक्ट टू ओ डैश। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें सिंपली इसे ऐसे मिला देना होगा, और ये जो पॉइंट है, ये जब रेफरेंस पॉइंट था तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर था वो r1 डैश है। रेफरेंस पॉइंट मूव कर गया यहां पर। अब इस पॉइंट का नए रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है उसे हम नाम देंगे r1 डैश वेक्टर। सिमिलरली अब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर होगा उसे हम नाम देंगे r2 डैश वेक्टर। हाँ, ये चूंकि इसी पॉइंट पे रेफरेंस पॉइंट पहले था, इसीलिए आप ये मर्ज होते हुए पाएंगे दोनों लाइंस, ये r वेक्टर और r2 डैश वेक्टर मर्ज होते हुए पाएंगे, लेकिन नॉर्मली तो ऐसा होगा नहीं। चलिए इसे मैं बाद में लिखता हूँ, थोड़ा सा मैं कुछ और बातें कर लूँ फिर मैं इसे लिखूँगा। ठीक है, अभी अगर आप r1 डैश इनके बीच का रिलेशन देखें तो आप एक इंटरेस्टिंग रिलेशन पाएंगे। अगर मैं इससे यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, इसी चीज़ को एक बार फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये पॉइंट से लेके ओ डैश पॉइंट तक और ओ डैश से लेके ओ पॉइंट तक मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। लेट अस से कि ये ओ पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने नाम नहीं दिया था, चलिए छोड़ देते हैं, आप समझ जाइए ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पर है। अब आप देखिए ये जो था ये क्या था? ये r1 वेक्टर था, और ये जो वेक्टर बना, जो डिसलोकेशन हुआ रेफरेंस पॉइंट का, कितना r वेक्टर दूर आया ये, और ये जो वेक्टर है दिस वेक्टर, इस पॉइंट का नए रेफरेंस पॉइंट से जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज r1 डैश। अब इनके बीच एक इंटरेस्टिंग रिलेशन आप पाएंगे। आप ये देखिए, r के साथ r1 डैश को जोड़ देने से हमें r1 मिलता है, r वेक्टर के साथ r1 डैश को जोड़ देने से हमें r1 वेक्टर मिलता है। यहां से लेके ये इसके साथ ये जुड़ गया तो रिजल्टेंट वेक्टर के तौर पे r1 वेक्टर हमें मिला। यानी हमें तो चाहिए ये वाला वेक्टर, नया जो हमने सिस्टम बनाया, नया जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाया, उसके हिसाब से हमें अभी r1 डैश चाहिए, आई एम सॉरी। सो r1 डैश इज इक्वल टू r1 माइनस r। ठीक, तो अभी अगर मैं यहां पर वापस आता हूं, r1 डैश इज इक्वल टू r1 माइनस r, इसे हम बाद में यूज करेंगे। अभी उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो हम जब नेट टॉर्क पता करेंगे, नेट इस पे अबाउट दिस पॉइंट, तो हमें क्या करना होगा? हमें देखना होगा फोर्स कितना लगा, 1 2 3। तो इस फोर्स के कारण टॉर्क के लिए हमें r1 डैश हमने पता कर लिया है। अब इस फोर्स के कारण जो टॉर्क बनेगा उसके लिए हमें r2 डैश भी चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पर इसे मिला देता हूँ, दिस इज r2 डैश। और
इस फोर्स के कारण जो टॉर्क बनेगा अबाउट दिस पॉइंट, उसके लिए यहां पर हमें मिल गया R3 डैश, R3 डैश। तो जैसा हमने यहां पर रिलेशन बनाया था, ठीक जैसा यहां पर रिलेशन बनाया, एग्जैक्टली वही रिलेशन हमें आगे भी मिलने वाला है। R2 डैश इज इक्वल टू R2 माइनस R। तो आप गौर से अगर देखेंगे तो जो O डैश नया रेफरेंस पॉइंट बना, O पॉइंट के रेफरेंस में जो उसका पोजीशन वेक्टर था विच इज R, ठीक उसी का उल्टा होगा। सेकेंड फोर्स उसी पॉइंट में चूंकि लग रहा है, तो सेकेंड फोर्स का पॉइंट ऑफ एक्ट जो है उसका पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू O डैश उतना ही होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर दिखेगा, बिकॉज हमने रेफरेंस पॉइंट पहले ऐसे चूज किया था, जिसके कारण R2 जो था, R2 जो कि रेफरेंस पॉइंट से F2 फोर्स का जो लगा हुआ पॉइंट ऑफ एक्ट है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, या फिर कहें वो जो पोजीशन वेक्टर है, जो कि हमने पहले ही बात किया, ये 0 होगा हमारे इस फिगर के हिसाब से। तो यहाँ पर 0 बैठा के देख ले, ठीक R2 डैश R का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा रिलेशन भी ऐसे ही लागू होगा कि R3 डैश इज इक्वल टू R3 माइनस R। ये तीनों रिलेशन अभी काम में आने वाला है। कैसे? कि जैसे ही हम अब नए पॉइंट के अबाउट, नए रेफरेंस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पता करेंगे, तो हम क्या कहेंगे? O डैश के अबाउट नेट टॉर्क जब हम पता करेंगे तो हम कहेंगे नेट टॉर्क हो जाएगा R1 डैश क्रॉस्ड विथ F1, R1 डैश क्रॉस्ड विथ F1 प्लस R2 डैश क्रॉस्ड विथ F2 एंड यहीं पर लिख देते हैं R3 डैश क्रॉस्ड विथ F3। तीनों फोर्सेस के कारण बना हुआ टॉर्क जो है अबाउट दिस पॉइंट, O डैश पॉइंट, वो हो जाएगा इतना। अभी मैं R1 डैश को तो सब्सटीट्यूट कर सकता हूं, किससे? R1 माइनस R से सब्सटीट्यूट कर सकता हूं, क्रॉस्ड विद F1 फोर्स। अब R2 को भी उसी तरह से मैं सब्सटीट्यूट कर सकता हूं, R2 को उसी तरह से R2 डैश को, R2 डैश को मैं कह सकता हूं R2 माइनस R, हमने थोड़ी देर पहले ही डिराइव किया है, क्रॉस्ड विद F2। एंड R3 डैश को मैं कह सकता हूं R3 माइनस R क्रॉस्ड विद F3। अब इसे आप एक्सपैंड कर दें, ब्रैकेट तोड़ दें, सिंपली ब्रैकेट तोड़ा जा सकता है ऐसे सिचुएशन में। यहाँ पर क्रॉस तो है नहीं, डॉट भी है नहीं, सिंपल समेशन है, वेक्टर समेशन है, तो हम आसानी से ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। सो ये R1 क्रॉस्ड विद F1 माइनस R क्रॉस्ड विद F1, ठीक है, ये टूट गया। सिमिलरली ये भी टूटेगा। इसे जब हम तोड़ते हैं तो हम क्या पाएंगे? इसे तोड़ते हैं तो R2 क्रॉस्ड विद F2 माइनस R क्रॉस्ड विद F2 एंड फिर हमें इसे स्प्लिट करना होगा, तोड़ना होगा, बाहर निकालना होगा, ब्रैकेट ओपन करना होगा। सो इसके लिए हम लोग कहेंगे कि R3 क्रॉस्ड विद F3 माइनस R क्रॉस्ड विद F3। इसे मिटा दो, इसका काम तो हो गया। सो यहाँ आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पाएंगे। यहाँ पर आप ये पाते हैं, मैं अंडरलाइन करता हुआ चलूँ, कि ये और ये, इन तीनों को हमने इससे पहले जोड़ा था जब रेफरेंस पॉइंट हमने यहाँ पर लिया था। इन तीनों को जोड़ा था और ये 0 के बराबर हुआ था, ये 0 के बराबर। ये बड़ा इंट्यूटिव है, वैसे हमने काफ़ी बार यूज़ किया है, इसीलिए इसका प्रमाण हम लोगों ने यहाँ पर नहीं किया। सो ये 0 हो गया। ओके, सो दैट मीन द सेम थिंग, ये तो 0 हो गया, इसका समेशन नल वेक्टर हो गया। तो ये माइनस R क्रॉस F1 माइनस R क्रॉस F2
माइनस आर क्रॉस F3, ये बचा हुआ रहा नेट टॉर्क में, नेट टॉर्क में ये बचा हुआ रहा, बाकी तो जीरो हो गया, ये अंडरलाइन किया हुआ जो है। अब यहां से हम इसी को ऐसे भी तो कह सकते हैं कि माइनस आर ब्रैकेट क्रॉस्ड विथ, क्रॉस्ड विथ ब्रैकेट लगाएं F1 प्लस F2 प्लस F3, एंड चूंकि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, रुका हुआ है, देन जब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है देन F1, F2 और F3 का समेशन जीरो होना होगा। द समेशन ऑफ दिस थिंग शुड बी जीरो। तो समेशन जब इसका जीरो होगा देन R, अ वेक्टर क्रॉस्ड विथ नल वेक्टर, शुड बी अ नल वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि पॉइंट चाहे आप कहीं पर भी कंसीडर कर ले, जब बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा, पॉइंट आप इस बॉडी में कहीं पर कंसीडर करें, बॉडी के बाहर कहीं पर कंसीडर करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस पे नेट टॉर्क जीरो ही होता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात एक है कि अगर बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ, यानी कि बॉडी भले ही रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है लेकिन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब वो घूम नहीं रहा, इस तरह से रोटेट नहीं कर रहा, लेकिन वो ट्रांसलेशनल मोशन उसमें है बहुत सारे फोर्सेस के कारण, उस समय आप F1, F2, F3 या समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस ये आप जीरो नहीं पाएंगे। तो उस समय आप ये बात नहीं कह सकते हैं कि अगर बॉडी सिर्फ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो फिर अबाउट एनी पॉइंट टॉर्क इज जीरो, ऐसा नहीं कह सकते हैं। बॉडी को रोटेशनल इक्विलिब्रियम के साथ साथ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होना होगा, जिसे कि हम एक साथ कह देते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसीलिए इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, चाहे वो पॉइंट कहीं पर भी हो, एनी पॉइंट इज जीरो। जल्द मिलेंगे।